आप सभी को मेरा नमस्कार। दिल्ली आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। ये जो हमारे एमसीक्यू हैं ये प्रीवियस ईयर एग्जाम के बेस्ड हैं और ये हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आइए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो प्रश्न पूछा गया है भारत से सबसे पहले व्यापार संबंध किसने स्थापित किया, वो कौन यूरोपीय शक्ति थी जो व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आई। तो हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो सबसे पहले यूरोप से भारत आए वो थे हमारे पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 में 1498 में वास्को डी गामा ने उत्तम आशा अंतरीप होते हुए भारत ये पहुंचे और यहाँ जिस स्थान पर पहुंचे वो स्थान था कैलिकट और यहाँ कैलिकट के राजा जैमुरिन ने इनका स्वागत किया था। तो सबसे पहले यूरोप से आने वाले कौन? पुर्तगाली। आगे बढ़ते हैं। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। निम्न का प्रवेश का सही तिथिक्रम निर्धारित कीजिए। तो प्रवेश का सही तिथिक्रम हमें निर्धारित करना है कि कौन किस क्रम से आए। दो तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन किस क्रम में भारत आए और एक प्रश्न पूछा जाता है कि कंपनियों की स्थापना किस क्रम में हुई। हमारे लिए जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि कौन किस क्रम में भारत आए हैं। तो हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले पुर्तगाली आए हैं भारत, फिर उसके बाद हमारे डच आए हैं, फिर अंग्रेज आए हैं और फिर हमारे फ्रांसीसी आए हैं। तो हमारे जो हमारा क्रम लगेगा वो हमारा क्रम ऐसे है 4 2 1 3। तो 4 2 1 3 बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आने के क्रम में पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। कंपनी स्थापित करने के क्रम में पुर्तगाली, अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी। यानी कि आने के क्रम में डच पहले हैं और कंपनी स्थापित करने के क्रम में हमारे अंग्रेज पहले हैं, जो कि हमने अपने चैप्टर में जब इसका डिस्कशन किया था तो हमने इसको डिटेल में समझा। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था किस वर्ष? प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। बी राइट आंसर होगा। प्लासी का युद्ध प्लासी के मैदान बंगाल में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी सेना के मध्य लड़ा गया था। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। तो 1757 इसका आंसर है। युद्ध का परिणाम ये निकला था कि बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला युद्ध में हार गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का पूछा जा रहा है। तो हम सभी जानते हैं कि जो रॉबर्ट क्लाइव थे, क्योंकि इन्हीं के समय पर ही सबसे पहले प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, फिर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इस तरीके से इन्होंने भारत पर अपना अधिकार स्थापित किया। जिस स्थान पर इन्होंने सबसे पहले अपना अधिकार स्थापित किया वो था बंगाल वाला क्षेत्र। अब जो अंग्रेज भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन धीरे धीरे जब इन्होंने अपना शासन स्थापित करना शुरू किया, इन्होंने भारत के क्षेत्रों को अपने अधिकार में लाना शुरू किया, तो वहीं से ही कहा जाता है कि अंग्रेजी सत्ता की नींव पड़ी। और इसमें सबसे पहले जिन्होंने योगदान दिया वो थे हमारे कौन? रॉबर्ट क्लाइव। इसलिए इन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। तो सी जो है हमारा वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वो कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी को एक मुगल शासक ने दीवानी दे दी थी और वो मुगल शासक थे हमारे शाह आलम द्वितीय। बी राइट आंसर है। अगर हम इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि को समझें तो शाह आलम द्वितीय जो हमारे मुगल शासक थे, इनके समय पर एक युद्ध हुआ बक्सर का युद्ध 1764 में। और ये बक्सर का युद्ध जो होता है इसमें बंगाल के नवाब मीर कासिम, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब सुजाउद्दौला, ये तीनों मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं, जिसे बक्सर का युद्ध कहा जाता है। बक्सर के युद्ध का भी परिणाम यही निकलता है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना जीत जाती है और ये जो तीनों जो मिलकर युद्ध लड़ रहे हैं ये हार जाते हैं। जब हारते हैं तो परिणाम स्वरूप संधियां होती है, जिनको इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि के नाम से जाना जाता है। इसी इलाहाबाद की प्रथम संधि की अगर हम बात करें
तो ये इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेज और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के मध्य हुई थी। इस संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी थी वो अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी थी। तो बी हमारा इसका राइट आंसर है। सुगौली की संधि हुई थी 1800 में, 1803 में, 1805 में, 1815 में। तो हम सभी जानते हैं कि सुगौली की संधि 1815 में अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? सती प्रथा पर पाबंदी लगाने वाले थे हमारे कौन? विलियम बेंटिक। सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए जो समाज को जागरूक करने का जो काम किया वो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया, और राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों के बाद इस पर कानून बना। तो कानून जिसके समय पर पारित किया गया वो थे हमारे कौन? विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसरॉय था? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड रिपन। तो हमारे भारत के जो प्रथम वायसरॉय थे, हमारे पहले जैसे हमने पढ़ा, पहले जैसे बंगाल का गवर्नर हुआ, फिर उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल, फिर यही क्या बने? हमारे भारत के वायसरॉय बने। तो वायसरॉय कहने का अर्थ है, जब हम वायसरॉय की बात करते हैं तो वायसरॉय हम ऐसे समझ सकते हैं कि वो था प्रतिनिधि था, रानी का प्रतिनिधि कहने का मतलब, क्योंकि भारत का शासन ताज के अधीन हो गया। ताज का शासन आया 1858 में। जब 1857 की क्रांति भारत में विफल हुई, उसके ठीक एक साल बाद भारत का पूरा शासन 1858 में ताज के अधीन हो गया, यानी कि भारत उपनिवेश के रूप में स्थापित हो गया किसके? अंग्रेजों के। और अंग्रेज ब्रिटेन की उस समय पर ब्रिटेन में जो शासिका थी वो वहां की कौन थी? रानी थी। अब यहाँ पर रानी के प्रतिनिधि के रूप में कौन थे? वायसरॉय थे। तो ये एक तरीके के रानी के प्रतिनिधि थे जो भारत में सबसे उच्च पद पर थे। तो भारत के पहले वायसरॉय बने कौन? लॉर्ड कैनिंग। सी इसका राइट आंसर है। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई। अंग्रेजों ने सबसे पहले जनगणना कराई, और अंग्रेजों के समय पर जनगणना जो हुई वो लॉर्ड मयो के कार्यकाल में हुई थी। लॉर्ड मयो ने 1872 में सबसे पहले जनगणना की थी 1872 में। लेकिन अगर प्रश्न पूछे नियमित जनगणना किसके शासनकाल से शुरू हुई, तो जब हम नियमित जनगणना की बात करते हैं तो नियमित जनगणना हमारे रिपिन के काल से शुरू हुई, और ये हमारी शुरू हुई 1881 से। तो दोनों तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। जनगणना पहली बार किसने कराई, तो हम कहेंगे लॉर्ड मयो ने। नियमित जनगणना किसने कराई, तो हम कहेंगे किसने? लॉर्ड रिपन ने 1881 से। आगे देखते हैं, सर टॉमस मुनरो भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। सर टॉमस मुनरो की कौन सी भू राजस्व व्यवस्था है? तो टॉमस मुनरो की जो भू राजस्व व्यवस्था है वो रैयतवाड़ी है। अंग्रेजों के समय पर, या हम कहें कि शासकों के समय पर, मध्यकालीन इतिहास में भी या प्राचीन इतिहास में भी हमारा एक राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा। कौन सा राजस्व? भू राजस्व। अंग्रेजों के समय पर भी जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो कई अलग अलग तरह से इम्पोज की गई भारत के लोगों के ऊपर। जैसे एक व्यवस्था थी स्थायी बंदोबस्त, जिसको परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है, जो कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी। एक व्यवस्था थी हमारी रैयतवाड़ी, जो टॉमस मुनरो के द्वारा लागू की गई थी। तो रैयतवाड़ी कहने का अर्थ है, रैयत कहने का अर्थ है किसान। तो ये ऐसी व्यवस्था थी जिसमें राजस्व, भू राजस्व डायरेक्ट किससे वसूला जाता था? किसान से वसूला जाता था। इसलिए इस व्यवस्था को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। वहीं अगर प्रश्न पूछे स्थायी बंदोबस्त, तो स्थायी बंदोबस्त में जमींदार की भूमिका जो थी वो इम्पोर्टेंट थी, और स्थायी बंदोबस्त को कॉर्नवालिस के समय पर लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये हम सभी जानते हैं कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक जो पुस्तक है वो दादा भाई नेहरू की एक इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। और दादा भाई नेहरू जी ने इसी अपनी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाली पुस्तक में ही धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि धन के निष्कासन का सिद्धांत कौन सी पुस्तक में दिया गया है दादा भाई नेहरू जी के द्वारा? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। इसको ड्रेन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है।
इसके आती है एग्जाम में। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ हुई थी। 1857 की क्रांति के पहले शहीद थे हमारे मंगल पांडे, और मंगल पांडे बैरकपुर में थे। बैरकपुर जो जगह है वो बंगाल में है, क्योंकि मंगल पांडे हमारे 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के एक सिपाही थे। और वहां पर जब ये बात आई कि एक कारतूस ऐसा उनको दिया गया, उनके लोगों को ऐसा कारतूस दिया गया जिसमें ऐसा माना गया कि गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया है, और उस कारतूस को प्रयोग करने से जब मना किया, और इसी के तहत ही मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट की गोली मार के हत्या करी। उसी सार्जेंट की हत्या करने के कारण उनको फांसी की सजा दी गई। अब मंगल पांडे को फांसी की सजा हुई तो मंगल पांडे 1857 की क्रांति के पहले शहीद माने गए। 1857 की क्रांति जो मुख्य रूप से पूरे भारत में जहां से स्टार्ट हुई वो जगह थी हमारी कौन सी? मेरठ से। 1800 अगला क्वेश्चन देखते हैं 13वां नंबर। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जिस समय 1857 का रिवोल्ट हुआ उस समय पर बंगाल का गवर्नर जनरल पूछा है कौन था, तो उस समय पर लॉर्ड कैनिंग बंगाल के गवर्नर जनरल थे। एक प्रश्न ये पूछा जाता है 1857 की क्रांति के समय उत्तराखंड का कमिश्नर कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय उत्तराखंड के कमिश्नर थे हेनरी रैमजे, और भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। दोनों बातें ध्यान में रखेंगे। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है हमारे दीन बंधु मित्र। ये एक राइटर थे, तो इन्होंने एक नाटक का प्रेजेंटेशन किया था, और इस नाटक के कारण जो किसानों नील कृषकों की जो दुर्दशा थी उस पर फोकस करवाया गया था। और ये नाटक के माध्यम से ही जो नील कृषक थे, जो मजबूर थे, जबरन जिनसे नील की खेती कराई जा रही थी, वो बहुत जागरूक हुए और उन्होंने इस पर क्या किया? विद्रोह किया नील कृषकों ने अंग्रेजों के अगेंस्ट। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855-1856 में हुआ था, और सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 1921 के मोपला विद्रोह की अगर हम बात करें तो ये जो मोपला है ये हमारे मालाबार तट यानी कि केरल के हैं। ये मोपला मुख्यतः केरल में जो चाय और कॉफी के जो बागान थे वहां पर कामगार थे, और ये मुस्लिम बहुल थे जो अंग्रेजों और जमींदारों की नीतियों से बहुत परेशान थे। उन्हीं के विरोध में मोपला जो कामगार थे उन्होंने विद्रोह किया था। तो मोपला पूछा जाता है कि मोपला कहाँ है? तो मोपला को लेकर कई बार प्रश्न ऐसे दिया जाता है कि मालाबार, और या कभी ऐसे भी दिया जाता है केरल। तो चाहे केरल दे मालाबार दे एक ही बात है, केरल के तट को मालाबार तट भी कहा जाता है, तो दोनों ध्यान में रखना है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। इन्होंने ही इस सोसाइटी की स्थापना करी थी, जिसका काम था प्राचीन संस्कृतियों पर अध्ययन करना। तो ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे, ये प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन राय। इसके अतिरिक्त राजा राम मोहन राय की जो पूछी जाने वाली पुस्तक है वो है संवाद कौमुदी। तो दोनों ध्यान में रखना है, मिरातुल अखबार भी राजा राम मोहन राय का और संवाद कौमुदी पुस्तक भी राजा राम मोहन राय की। ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय के द्वारा ही 1828 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो एक और हमें नाम दिए गए हैं, दूसरी ओर हमें कुछ पुस्तकें और कुछ पत्रिकाओं के नाम दिए गए, हमें मिलाना है कि कौन सा किसका है। अबुल कलाम आजाद की अगर हम बात करें तो इनका अल हिलाल सेकेंड राइट आंसर होगा। फिरोज शाह मेहता की बात करें तो इनकी प्रमुख है हमारी पत्रिका बॉम्बे क्रॉनिकल। एनी बेसेंट की अगर हम बात करें तो एनी बेसेंट की प्रमुख पुस्तक है हमारी न्यू इंडिया, और महात्मा गांधी की बात करें तो हमारी यंग इंडिया। तो 2143 ए हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का। आगे बढ़ते हैं, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है राजा राममोहन राय को, और इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत बंगाल से इनके द्वारा ही की गई थी, और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करके जाति प्रथा का विरोध किया, एकेश्वरवाद का सिद्धांत दिया, सती प्रथा के लिए, सती प्रथा को बंद करने को लेकर, पाबंदी लगाने को लेकर इन्होंने समाज को जागरूक किया। तो
तो इसलिए इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ए हमारा राइट आंसर है। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष क्या है? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी 1875 में, और ये जो स्थापना हुई थी ये बंबई में हुई थी। इसका मुख्यालय भी पूछा जाता है कि आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय हमारा लाहौर में है और स्थापना हुई है बंबई में दयानंद सरस्वती के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश, और इन्होंने इसमें आर्य समाज जिस उद्देश्यों के साथ स्थापित किया गया था उन्हीं उद्देश्यों की चर्चा की थी। तो डी हमारा राइट आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई ये भी पूछा जाता है, तो ध्यान में रखेंगे 1873 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य था दलित वर्ग के उत्थान को लेकर। तो बी हमारा राइट आंसर है। सत्यशोधक समाज की स्थापना करने के साथ साथ ही ये जो हमारे ज्योतिबा फूले हैं इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है गुलामगिरी। तो प्रश्न पूछा गया है गुलामगिरी का लेखक कौन है? तो गुलामगिरी के लेखक कौन? ज्योतिबा फूले। दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं को अंडरलाइन करेंगे। राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज। किसने कौन से संगठन की स्थापना की है ये पूछा गया है। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में, करेक्टली मैच है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज, बिल्कुल सही है। अगर पूछे कि कौन से वर्ष, तो 1875 में। स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में, ये भी सही है। लेकिन महादेव गोविंद रनाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये सही मैच नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है यही पूछा गया है। महादेव गोविंद रनाडे का जो नाम आता है वो प्रार्थना समाज के विषय में आता है। प्रार्थना समाज की स्थापना तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी, लेकिन प्रार्थना समाज को प्रसिद्धि दिलाने का जो काम किया वो महादेव गोविंद रनाडे द्वारा किया गया है। महादेव गोविंद रनाडे का संबंध हमारे प्रार्थना समाज से। थियोसॉफिकल सोसाइटी इसका गलत मैच है। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी 28 दिसंबर 1885 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी, जोमेश चंद्र बनर्जी, पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, पहले यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले, इसके अलावा पहले पारसी अध्यक्ष दादा भाई नेहरू, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। ये सारे ही प्रश्न हैं हमारे जिसको हमें ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 28, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जिस समय हम आजाद हुए 1947 में, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे J.B. कृपलानी। तो ध्यान में रखना है J.B. कृपलानी, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29, काकोरी ट्रेन डकैती कांड, किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? काकोरी ट्रेन षड्यंत्र हुआ था, एक ट्रेन काकोरी में लूटी गई थी। हमको याद है कि HRA की स्थापना हुई थी 1924 में, जिसको हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कहा गया। यही HRA के जो सदस्य थे इन लोगों ने मिलकर काकोरी में ट्रेन लूटी। ये जो काकोरी षड्यंत्र है इसमें जिन लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई वो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां थे। तो ए हमारा राइट आंसर होगा। काकोरी ट्रेन षड्यंत्र हमारा 9 अगस्त 1925 की घटना है। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को किस वाद में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो इनको लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी। साइमन कमीशन 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया और साइमन कमीशन का पूरे भारत में विरोध हो रहा था। इसी परिस्थिति में लाहौर में लाला लाजपत राय भी साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, क्योंकि साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और सातों के सातों अंग्रेज थे। और यहाँ भारत के लोग मांग कर रहे थे कि साइमन कमीशन में कोई भारतीय भी होना चाहिए। तो इसी बात पर साइमन कमीशन का विरोध हुआ। साइमन कमीशन को व्हाइट डेलीगेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, श्वेत कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि सातों लोग अंग्रेज थे
पूरे भारत में विरोध हो रहा था, साइमन गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे। इसी क्रम में लाला लाजपत राय के द्वारा भी इसका विरोध किया जा रहा था, और वहीं लाला लाजपत राय जहां पर विरोध कर रहे थे, वहीं के पुलिस वहां उस क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों ने लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज के आदेश दिए, जिसके कुछ समय बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया हमारा भगत सिंह और इनके साथियों ने। भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या करी, और सैंडर्स जो थे हमारे, वो लाहौर के पुलिस के किसी बड़े पद पर थे, और क्योंकि लाहौर से उनका संबंध था, तो इसीलिए उनकी हत्या करने के कारण इन लोगों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र के नाम से केस लगाया गया, और वही लाहौर षड्यंत्र के नाम से इनको फांसी भी दी गई। तो बी हमारा राइट आंसर होगा। वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की गई है, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। ए हमारा राइट आंसर है। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसरॉय ने किया था? तो बंगाल विभाजन की अगर हम बात करें तो बंगाल विभाजन किया था हमारा लॉर्ड कर्जन के द्वारा। बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को हम माल्ले मिंटो सुधार, माल्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं, और माल्ले मिंटो सुधार ने सांप्रदायिक निर्वाचन की पद्धति को अपनाया था, यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई थी। तो प्रश्न की दृष्टि से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व राइट आंसर है, बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? तो यहाँ कुछ महात्मा गांधी की जीवन की घटनाएं दी गई हैं, उनको हमें क्रम में आयोजित मतलब क्रम में लगाना है। चंपारण हमारा 1917 की घटना है, चंपारण आंदोलन 1970, जिसमें 3 कठिया प्रणाली को बंद करवाया गया। अहमदाबाद मिल मजदूर हमारी 1918, ये फरवरी 1918 की है, और खेड़ा हमारी मार्च 1918 की है। और असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करें तो असहयोग आंदोलन हमारा 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। तो 1917, फरवरी, मार्च 1918, 1920, तो 1, 2, 3, 4 बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, सी हमारा राइट आंसर है। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था? महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन, जिसको नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट भी कहा जाता है। 1 अगस्त 1920 को चलाया गया था, और नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किसका सुमेल नहीं है? तो हमें बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, सही सुमेलित है। 1905 बंगाल विभाजन, ये भी सही सुमेलित है। 1909 माल्ले मिंटो सुधार, ये भी सही सुमेलित है। 1930 असहयोग आंदोलन, ये हमारा सही सुमेलित नहीं है। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था। स्वराज पार्टी को स्थापित किया था बाल गंगाधर तिलक तथा महात्मा गांधी ने, विपिन चंद्र पॉल तथा लाला लाजपत राय ने, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने, सरदार पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद ने। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी, और स्वराज पार्टी की स्थापना चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई। तो सी हमारा राइट आंसर। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी जे नेहरू, ML नेहरू, BL नेहरू, RK नेहरू। तो नेहरू रिपोर्ट में जो कंफ्यूजन होता है वो जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू के नाम पर होता है। नेहरू रिपोर्ट हमारी जो तैयार की गई थी वो मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो मोतीलाल नेहरू है, और इसी में ही डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। तो बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। इस तिथि को याद रखने के लिए 26 जनवरी को हमने अपना संविधान लागू किया, जबकि हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन हमारा जो पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था वो 26 जनवरी को मनाया गया। तो तिथि को याद रखने के लिए, उस डे को रिमेम्बरेंस बनाए रखने के लिए 26 जनवरी को ही 1950 को ही हमने अपना संविधान लागू किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था।
तो गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने ये जो दांडी मार्च किया वो साबरमती आश्रम से दांडी तक का की यात्रा थी। यहाँ इस यात्रा का जो उद्देश्य था वो नमक पर जो कर था उस कानून को तोड़ना था। तो ये जो यात्रा थी ये 12 मार्च हमारी 1930 को शुरू हुई। 6 अप्रैल 1930 को नमक पर कर न देने की शपथ ली गई दांडी पर। तो सी राइट आंसर है। तो इस तरह से हमने अपने कुछ 41 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया। आगे भी हम मॉडर्न हिस्ट्री के अन्य कुछ हमारे प्रश्न हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। जो भी लोग इस एमसीक्यू का पीडीएफ चाहते हैं वो लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर ये पीडीएफ आप वहां से ले सकते हैं, जो आप प्रिंट भी कर सकते हैं। ऐप का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।